दोस्तों, हिंदुस्तान से कोई 4.5 महीने बाद बरतानिया से आज़ादी पाने वाला मुल्क बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, मलकत बरतानिया से सन 1948 में सबसे पहले आज़ादी पाने वाला मुल्क था। 5.5 करोड़ लोगों की आबादी और 6,76,580 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया में आबादी के लिहाज से 26वें, रकबे के लिहाज से 39वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड और वगैरह हिंद के दरमियान बसा ये मुल्क दुनिया के उन मुल्कों में से है जिसे आज के जदीद दौर में भी मिलिट्री जनता को कंट्रोल करती है। हजारों साल कदीम जिंदगी के आसार रखने वाला ये मुल्क आज भी इस कदर अंधेरे में है कि ये अपने ही मुल्क में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को अपना शहरी नहीं मानता। इस दुनिया ने हलाकू खान और मंगोलों की कहानियां तो सिर्फ किताबों से पढ़ी थी, लेकिन हकीकत में लोगों ने ये जुल्म रोहिंग्या के मुसलमानों पर होते भी देखा है। इस बात का चर्चा दुनिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ के जुल्म सहने वाले लोग मुसलमान हैं। हम कोई भी ऐसा मवाद शेयर नहीं करेंगे कि जिससे हमारी आवाज़ दबाई जा सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मालूमात और सैर व सियाहत से भरपूर न्यूज़ का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आप ऐसी वीडियो को मिस न करें जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। दोस्तों, बर्मा दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने अपना नाम तब्दील किया हुआ है। बर्मा का जो नाम अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में बर्मीज लोगों की वजह से बर्मा पड़ गया था, साल 1989 में तब्दील करके म्यांमार रखा गया। तो शुरू में यूनाइटेड नेशन के समेत दुनिया के कई मुल्कों ने इस नाम के बदलने पर एहतजाज किया। अमेरिका जैसे मुल्क ये समझते थे कि बर्मा की फौजी हुकूमत दरअसल अपना नाम बदलकर दुनिया की नजरों में नए मुल्क और नए नाम से मशहूर होना चाहते हैं। इनके रोहिंग्या मुसलमानों और अकलियतों पर किए गए मुजालिम को भूल जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बर्मा का म्यांमार नया नाम तो हो गया, लेकिन आज भी अखबार और किताबों में म्यांमार को बर्मा ही लिखा और पुकारा जा रहा है। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन म्यांमार है। दोस्तों, बर्मा ने न सिर्फ अपने मुल्क का नाम तब्दील किया बल्कि अपने दारुल हुकूमत रंगून का नाम भी बदलकर यंगून रख दिया था। और फिर 2005 में एक फौजी परेड की तकरीब के दौरान मुल्क के नए दारुल हुकूमत का नाम सामने आया और तब से एक प्लेन सिटी रपादाऊ इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। बर्मा का ये नया दारुल हुकूमत दुनिया के अजीब शहरों में से एक शहर है। इस शहर पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी है। शहर जो लंदन से 6 गुना बड़ा है, 32 लेन हाईवे और 10 पार्क और इंतहाई खूबसूरत लैंडमार्क होने के बावजूद ये शहर सिर्फ 10 लाख लोगों की आबादी रखता है। इस शहर के पार्क, सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती हैं। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी असेब ज़दा शहर में आ गए हों। सैकड़ों लग्जरी होटल होने के बावजूद इस शहर में सयाहों की इतनी कमी है। ज्यादातर होटलों के कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने बुक नहीं किया। दोस्तों, इस मुल्क में इलेक्शन तो होते हैं, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए। इस मुल्क का हाल तकरीबन पाकिस्तान से मिलता जुलता है। इस तरह पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों से मिलिट्री रूल रहा है और आज भी कहीं न कहीं मिलिट्री ही जनता को कंट्रोल करती है। बर्मा ने तो पहले अपनी आज़ादी के बाद यहाँ खाना जंगी देखी और फिर साल 1960 से 2011 तक यहाँ किसी न किसी शक्ल में मार्शल आर्ट लगा ही रहा। साल 2011 से सिविलियन हुकूमत आई तो इसके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। 109 फौजियों की मौत का इल्जाम रोहिंग्या मुसलमानों पर लगाकर फौज ने मुसलमानों की वो नस्ल कशी की, लाखों की तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़कर चले गए। लगभग 1,80,000 लोग फौज के हाथों मारे गए। 10 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान, सऊदी अरब, थाईलैंड जैसे मुल्कों में शिफ्ट हो गए। गांव के गांव, बस्तियों की बस्तियां जला दी गईं। इंसानी तारीख में इतना खून खराबा शायद हलाकू खान और हिटलर ने भी न किया हो जितना बर्मा की फौज मासूम बेगुनाह लोगों पर किया था। बर्मा की सिविलियन लीडर आंग सान सू की के फौज के इख्तियारात को कम करना चाहती थी और इन लोगों को बर्मा की शहरियत देने के हक में थी। उस साल 2021 में हटाकर मुकम्मल इख्तियारात फौजी हुकूमत के हवाले कर दिया गया और एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जिसको बनाने में अवाम की वोट की ताकत नहीं बल्कि डंडे वालों की हल्लाशेरी शामिल थी। दोस्तों, इस मुल्क के अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो ये वो उन चंद मुल्कों में से है जहां बुद्धिज़्म को मानने वाले अक्सरियत में ज्यादा हैं। इस मुल्क की 89% आबादी बुद्धिज़्म को फॉलो करती है और यही इस मुल्क का सरकारी मजहब भी है। 6% यहाँ क्रिश्चियन और लगभग 5% यहाँ मुसलमान हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो बुद्धिज़्म के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम उठाता है। अपने मजहब के फ़रोग के लिए इस मुल्क में फ्री तालीमी अदारे कायम हैं जहाँ पर मौजूद लोग बुद्धिज़्म की इशाअत करते हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई से वजूद में आने वाली मुगलिया सल्तनत
آخری اور 20ویں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان سے جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا تھا، جہاں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسیری کی زندگی میں انہوں نے اپنی جان افرین کے سپرد کر دی۔ برما کے شہر ینگون میں ان کو دفنا دیا گیا۔ برما میں استعمال ہونے والی کرنسی کو کیاد کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی تو کمزور ہے، لیکن اس ملک میں اگر اس حساب سے مہنگائی کو دیکھا جائے تو اتنی مہنگائی نہیں ہے۔ برما آج بھی سیاسی اور انسانی بحران کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوم کبھی حقیقی آزادی اور امن دیکھ پائے گی، یا یہ تاریخ خود کو دہراتی رہے گی؟ یہ صرف ایک انسانی المیہ نہیں بلکہ تاریخ کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ سوال ہے جو ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر دنیا نے کیا کیا، میانمار حکومت کیا کہتی ہے، اور اقوام متحدہ، اسلامی ممالک اور مغربی طاقتیں کیوں خاموش رہیں؟ میانمار حکومت روہنگیا کو بنگالی کہتی ہے، ایک غیر ملکی قوم۔ 1982 کے شہریت قانون کے تحت انہیں برما کا شہری نہیں مانا گیا۔ حکومت کا موقف ہے کہ روہنگیا دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ریاستی کارروائیاں انسداد دہشت گردی کے لیے ہیں، لیکن حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ 2017 میں میانمار فوج نے کلیئرنس آپریشن کے نام پر ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو قتل کیا، خواتین کی عصمت دری کی گئی، بچوں کو آگ میں جھونکا گیا۔ اقوام متحدہ نے اسے نسل کشی کی نیت سے کیے گئے اقدامات پر قرار دیا۔ برما کی قدیم پاگوڈا، بدھ مندر اور شاہی محلات کی جملہ فنی جزیات دنیا بھر میں معروف ہیں۔ برما کے گہرے جنگلات اور پہاڑی علاقے دنیا کے خوبصورت قدرتی منظر فراہم کرتے ہیں۔ ایراوادی دریا اور انڈامن سمندر برما کی اہم آبی خصوصیات ہیں۔ انڈاولیک جھیل کا منظر بھی شاندار ہوتا ہے، جو قدیم مندروں اور سادہ زندگی کی جھلکیاں پیش کرتا ہے۔ برما میں بدھ مت کی طاقتور موجودگی اور اس کا اثر ثقافت پر نمایاں ہے۔ بہت سے لوگ بدھ مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں دکھائی دیتا ہے۔ برما کی تاریخ میں انگریزوں کی نو آبادیاتی حکمرانی کا دور ایک سنگ میل ہے۔ برما نے 1948 میں آزادی حاصل کی اور اس کے بعد کی سیاسی جدوجہد نے اس کی قومی اتحاد کو متاثر کیا۔ برما میں آنگ پاؤنگ، چاند کی روشنی کا تہوار، اور تھین جی نیا سال جیسے تہوار بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو زندگی کی خوشیوں اور برکتوں کا پیغام دیتے ہیں۔ برما میں بدھ مت اکثریتی مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، خاص طور پر روہنگیا مسلمان جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ برما کی تاریخ میں بدھ مت اور اسلام کے مابین تعلقات وقتاً فوقتاً کشیدہ رہتے ہیں۔ آنگ سان سوچی کا کردار میانمار کی جمہوریت کے قیام میں اہم ہے۔ وہ نوبل امن انعام حاصل کرنے والی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں، جنہوں نے فوجی امریت کے خلاف طویل جدوجہد کی۔ برما کے کھیتوں میں چاول کی پیداوار اہم ہے، جو نہ صرف ملک کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے بلکہ ایک روزمرہ زندگی کا بھی حصہ ہے۔ برما میں جواہرات خصوصاً نیلم اور روبی کی بھرپور کانکنی کی جاتی ہے اور یہ ملک معدنیات میں امیر ہے۔ برما میں مختلف قبائل رہتے ہیں، جیسے کائن، شان اور کچن قبیلے، جن کی اپنی منفرد زبانیں، لباس اور رسوم و رواج ہیں۔ دوستو، یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔